हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ऑप्टिक्स के वीडियोस को आप लोग कंसिस्टेंटली देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो जाइए और उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो बेसिक लॉस को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ें पहले आना ज़रूरी है ना। ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। हम लोग जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, ऐसा तो कुछ खास कर नहीं रहे, बट अगर हम ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं ना थ्रू आउट दिस होल कोर्स, जो हम लोग 2 साल या 1 साल जितना भी आपका कोर्स बचा हुआ है, ये कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हैं अपने काम में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक बिहेवियर एट्रीब्यूट में भी आपको ये चीज़ ऐड हो जाएगी, क्या? कंसिस्टेंसी, है ना। तो खैर आइए हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे होता है ना। रिफ्रैक्शन टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि बेसिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक, आइए रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब। रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब, ठीक। आइए देखते हैं कि कैसे एक ग्लास लैब में रिफ्रैक्शन होता है। तो लेट अस सपोज अ ग्लास लैब ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक, रिफ्रैक्शन होने के लिए कहीं से इंसिडेंट रे आनी चाहिए, यानी कि लेट से यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा जिससे एक इंसिडेंट रे इस तरीके से इस ग्लास लैब पे पड़ रही है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक, जैसे ही ये फर्स्ट इंटरफेस पे आएगी या फर्स्ट सरफेस पे आएगी, है ना, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस, पहले इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो मीडियम बाहर का है, नियर बाई मीडियम है, वो कौन सा है? एयर है ना, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा। ठीक, जैसे ही सेकेंड इंटरफेस पे हमारी रे पड़ेगी फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। और इस बार जो एंगल सबटेंड हुआ उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो एंगल आई के बराबर होगा। ये हम लोग ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि ये एंगल आई है तो ये एंगल आर, ये एंगल आर है तो फिर से अल्टरनेट एंगल से ये एंगल आर हो जाएगा, और ये एंगल आर है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल फिर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये रे जो है वो हो जाएगी इमर्जेंट रे, है ना, इमर्जेंट रे। ठीक, तो 10th क्लास में अभी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, हम लोग जस्ट उसका रिवीजन कर रहे हैं और उस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा, है ना। तो बेसिक हमारा मुद्दा ये है कि जो ओरिजिनल रे का जो पाथ था, है ना, लेट से ये पाथ था, इससे ये रे कितना शिफ्ट हो गई है ना, यानी कि इसे जाना इस तरफ चाहिए था लेकिन ये जा रही है इस रास्ते से, यानी कि ये शिफ्ट हो गई है। तो ये जो शिफ्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। इसी लेटरल शिफ्ट को फाइंड करना है हमें, ये लेटरल शिफ्ट कितना हुआ है, रे जो है वो अपने पाथ से कितना शिफ्ट हो गई है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये थिकनेस T है, इसको हम सिंपली रिजॉल्व कर देंगे, है ना, पहले तो इस वाले डायरेक्शन में और उसके बाद ये जो लेटरल शिफ्ट वाली डायरेक्शन है उस पे। ठीक, तो ये T है तो ये वाला डिस्टेंस जो है या लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा? T बाय कॉस आर, है ना, समझ में आ रहा है आपको। लेट अस सपोज कि ये लेंथ जो है वो x है, यहां से लेके यहां तक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस में लिखते हैं उसका प्रोजेक्शन x cos r, x cos r विल बी इक्वल टू t। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? T बाय cos r।
तो अब हमें ये डिस्टेंस पता है, ये x है, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, लेट से नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में ये अब हमारा x जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा और उसको फिर से हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग ए सी एंड अलोंग बी सी। अलोंग बी सी जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x साइन आर, है ना। साइन आर नहीं, ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, ये टोटल एंगल आई हो जाएगा। तो ये बच गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, है ना। ये टोटल एंगल आई, ये एंगल आर, तो बचा कितना, आई माइनस आर। तो ये एंगल अब हमने फाइंड कर दिया। तो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, x कॉस आर, और ये क्या हो जाएगा, x साइन आर, है ना। इस हाइपोटेनियस को रिजॉल्व किया है हम लोगों ने, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि दिस शिफ्ट s है ना, ये कितना हो जाएगा, x साइन आई माइनस आर, ठीक। x की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ t, तो t बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक। साइन आई माइनस आर को एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t बाई कॉस आर इंटू साइन a माइनस बी, क्या लगेगा फॉर्मूला, एक्सपेंड करेंगे तो साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, है ना, ठीक। तो यहां देखिए, इसको जब हम लोग खोलेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस आर एंड कॉस आर चला जाएगा पहले टर्म में, बचेगा t इंटू साइन आर, है ना। जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तब, सॉरी, साइन आई माइनस यहां क्या बचेगा, कॉस आई इंटू साइन आर बाय कॉस आर विल बी इक्वल टू टेन आर। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या निकाल दिया, शिफ्ट निकाल दिया, यानी कि जो रे है वो लेटरली इतना शिफ्ट हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से, है ना। इसको नोट कीजिए। हम लोग और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रिफ्रैक्शन में और कैसे, सॉरी, पैरेलल ग्लास लैब में और कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की लेटरल शिफ्ट की, कि जो रे का ओरिजिनल पाथ था उससे कितना रे शिफ्ट हो गई। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसिडेंट रे जिस ऑब्जेक्ट से आई थी वो ऑब्जेक्ट भी अपने पोजीशन से शिफ्टेड नजर आ रहा हो, है ना। यानी कि है ना, यानी कि जो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकल रही थी, उस ऑब्जेक्ट की अगर कोई ऑब्जर्वर पोजीशन देखे, है ना, कैसे पोजीशन देखे, इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं कि लेट से ये एक पैरेलल फिर से ग्लास लैब है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास लैब है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है और राइट हैंड साइड में एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर है, ही इज कीन इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है इस तरफ से, ठीक। जो नियर बाय मीडियम है वो लेट से एयर है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट है तो इससे इंसिडेंट रे जाएगी इस तरह से, जैसे ही पहले इंटरफेस पे पहुंची रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा और किस तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है हमारी लाइट रे, ठीक। पहले इंटरफेस पे, फर्स्ट इंटरफेस, एंड दिस इज सेकेंड इंटरफेस और सेकेंड सरफेस, ठीक। जैसे ही दूसरे सरफेस पे गई फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा और इस बार रे किधर बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इस बार डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक। तो देखिए पहला जो रिफ्रैक्शन होगा, है ना, उसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा। यानी कि अगर ऑब्जर्वर हमारा इस मीडियम में हो तो उसकी आंखों में ये रिफ्रैक्टेड रे जाएगी, है ना, दो रे जाएगी तो इमेज बनेगी, एक ये रे है और एक रे हम लोग सिंपली पैरेलल टू हमारी एक्सिस ले लेते हैं ना, इस रे को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो देखिए ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों मिलके हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं बनाएगी, है ना, जो कि इमेज की तरह सर्व करेगा, ठीक। तो यानी कि पहले इंटरफेस से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा, ठीक। यहाँ से लेट से कि ओरिजिनल डिस्टेंस x था इस पैरेलल स्लैब से,
अब जो डिस्टेंस आया है वो डी डैश है। तो ये डी डैश कितना आया है पहले तो ये देख लेते हैं। तो अपेरेंट डेप्थ में हम लोगों ने फॉर्मूला एक डिराइव किया था, बेसिक सा फॉर्मूला कि डी डैश बाय n2 इज इक्वल टू डी बाय n1, है ना। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि n2 और n1 से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। n2 यानी कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे आ रही हो, यानी कि डी डैश जिससे हमको मिला है। डी डैश किस क्या है? अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ किससे मिलेगा? रिफ्रैक्टेड रे से मिलेगा। तो रिफ्रैक्टेड रे का जो मीडियम है वो इसके नीचे आएगा। और ये देखिए ये क्या है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे का मीडियम है ना डी के नीचे। ठीक, तो आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं पहले रिफ्रैक्शन के लिए। तो क्या लिखेंगे? डी डैश विल बी इक्वल टू n2 by n1 इंटू डी, विच इंप्लाइज डी डैश इज इक्वल टू, देखिए n2 क्या हो जाएगा हमारा? म्यू, n1 1, d यानी कि ओरिजिनल डिस्टेंस x, ये क्या आ गया? d डैश इज इक्वल टू म्यू x। ठीक, तो ये तो हो गया पहले रिफ्रैक्शन पे। पहले रिफ्रैक्शन पे डी डैश यानी कि ऑब्जेक्ट अब हमारा यहां पहुंच गया। किसके लिए? इस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसके लिए। ठीक, आइए अब फिर से सेकंड रिफ्रैक्शन होगा। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखिए हमें पहले ही रे डायग्राम ड्रॉ किया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे शिफ्टेड नजर आएगा, है ना। तो लेट से कि यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट जो शिफ्ट हो गया उसकी अपेरेंट डेप्थ इस वाले इंटरफेस से डी डबल डैश है ना। अब हम लोग इंटरेस्टेड है डी डबल डैश फाइंड करने में। तो क्या लिखेंगे? डी डबल डैश इज इक्वल टू अगेन n2 by n1 इंटू ओरिजिनल डिस्टेंस d। ओरिजिनल डिस्टेंस अब इस वाले इंटरफेस के लिए ध्यान दीजिए, ये रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट रे हो जाएगी, यानी कि ये उसका क्या हो जाएगा? डी डैश प्लस टी, यहां से डिस्टेंस टोटल डी डैश प्लस टी क्या हो जाएगा? ओरिजिनल डिस्टेंस d हो जाएगा। तो पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें? n2 यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या है इस बार? हमारा एयर है, यानी कि 1 d डबल डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1। n1 की वैल्यू अब देखिए, n1 यानी कि ये इंसिडेंट रे हो गई इस वाले सरफेस के लिए, यानी कि म्यू इंटू डी, ओरिजिनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी डैश प्लस टी, है ना। तो डी डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए डी डबल डैश विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू इंटू डी डैश की वैल्यू, डी डैश की वैल्यू क्या है? देखिए म्यू इंटू एक्स प्लस टी, है ना। तो ये क्या आ गया? ये अपेरेंट डेप्थ आ गया। ध्यान से देखिए, है ना, ये यहां से फाइनल हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, फाइनल ऑब्जेक्ट जहां पे नजर आ रहा है उस ऑब्जर्वर को, ये अपेरेंट डेप्थ निकाल दी हम लोगों ने डी डबल डैश। हमें क्या निकालना है? शिफ्ट निकालना है, यानी कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन ओ से ओ डबल डैश की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। इसी को हमने नाम दिया शिफ्ट। तो देखिए ये शिफ्ट क्या हो जाएगा? x प्लस टी, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक माइनस डी डबल डैश। दिखाई दे रहा है आपको? ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस टी माइनस कर देंगे डी डबल डैश, तो क्या आ जाएगा? शिफ्ट आ जाएगा, यानी कि शिफ्ट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x प्लस टी माइनस डी डबल डैश, है ना। सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? x प्लस टी माइनस डी डबल डैश की वैल्यू यहां से लिखेंगे, क्या आ जाएगा? x माइनस टी बाय म्यू, है ना। ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा? t इंटू टी बाय म्यू, विच विल बी इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये आ जाएगा हमारा शिफ्ट। तो हम लोगों ने शिफ्ट के लिए डिराइव किया है एक फॉर्मूला कि t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, वेयर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? एयर का। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? जो ग्लास लैब हम लोगों ने यूज किया है। तो क्या फॉर्मूला आ गया? शिफ्ट s इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। इसे नोट कीजिए, इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं हम लोग जनरल फॉर्म के लिए। ठीक, आइए देखते हैं कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जनरल फॉर्म यानी कि अभी जो हमने किया है ना, वो तो किसी स्पेशल मीडियम के लिए है, एयर और ग्लास मीडियम के लिए। अगर एयर और ग्लास मीडियम की जगह पे, जहां पे एयर का मीडियम कितना है? 1 है, इसकी जगह पे कोई जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए, है ना,
कोई भी आ जाए, N1 या N2 आ जाएगा, तो उसके लिए शिफ्ट क्या प्रोड्यूस होगा। तो हम लोगों ने शिफ्ट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या लिखा है अभी, इस वाले केस के लिए क्या लिखा है, T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू लिखा है। ठीक, ये देखिए 1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हम अब क्या कह रहे हैं कि एयर की जगह कोई और मीडियम आ जाए, लेट से N1 आ जाए, और जो ग्लास है उसकी जगह कोई और मीडियम आ जाए, N2 आ जाए। ये दो अगर मीडियम आ जाए तो देखिए क्या होगा, कहाँ रिप्लेस होगी ये वैल्यू, S विल बी इक्वल टू थिकनेस T 1 माइनस 1 जो है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एयर। एयर की जगह पे क्या आ गया है, N1 आ गया, यानी कि दिस विल बी N1 अपॉन म्यू की जगह पे क्या आ गया, N2 आ गया है ना। तो क्या हो गया ये देखिए, T 1 माइनस 1 बाय N2 बाय N1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग और जनरलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय N2 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी कि ये अब हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया है किसी भी दो मीडियम के लिए, है ना। तो ये क्या है, ये शिफ्ट है। अब ये शिफ्ट देखिए, है ना, अगर ये पॉजिटिव आए, ये शिफ्ट पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए इसका मतलब जिस तरफ हमने शिफ्ट लिया था, शिफ्ट एक्चुअल में उसी डायरेक्शन में आया है। अगर नेगेटिव आए, नेगेटिव यानी आया यानी कि हमने शिफ्ट इस तरफ लिया था, लेकिन शिफ्ट किस तरफ हुआ है, पीछे की तरफ हुआ है, हमने आगे लिया था, टूवर्ड्स द स्लैब लिया था, लेकिन जो शिफ्ट होगा अगर वो नेगेटिव आया तो वो किस तरफ हो जाएगा, अवे फ्रॉम द स्लैब हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन विथ 3 स्लैब्स, 3 स्लैब दिए गए हमारे कुछ इस तरीके से पैरेलली रखे हुए, ये इस तरीके से पैरेलली रख दिए गए हैं। ठीक, लेट से ये एक्सिस है। इन 3 ग्लास स्लैब के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से एट अ डिस्टेंस ऑफ x रखा हुआ है। ठीक, इन ग्लास स्लैब के राइट हैंड साइड में एक ऑब्जर्वर है, ठीक, जो इस ऑब्जेक्ट को देखने में इंटरेस्टेड है। ग्लास स्लैब जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एंड तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन 1.5। थिकनेस भी दी हुई है, पहले की 15 सेंटीमीटर, दूसरे की 20 सेंटीमीटर एंड तीसरे की थिकनेस 30 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, ये जो डिस्टेंसेस हैं वो नहीं दी गई है हमें, है ना। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे कि इन डिस्टेंसेस का यूज है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द टोटल शिफ्ट ड्यू टू 3 स्टेप्स, है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे कि फाइंड टोटल शिफ्ट ड्यू टू ऑल स्लैब्स। तीनों स्लैब्स की वजह से टोटल शिफ्ट कितना होगा ये सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलेगी, जैसे ही पहले इंटरफेस पे जाएगी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, और इस ग्लास स्लैब से फाइनली रिफ्रैक्ट होके, है ना, कुछ शिफ्ट हो जाएगा, लेट से ये S1। ठीक, तो ये S1 निकालेंगे। दूसरी रिफ्रैक्टेड रे, है ना, जो दूसरा स्लैब है उसके अंदर एंटर करेगी और फिर से रिफ्रैक्शन होने के बाद, है ना, ये तीसरी रे जो है, सॉरी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम सेकेंड स्लैब, तीसरे स्लैब में जाएगी और तीसरे स्लैब में फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो पहले स्लैब से जो शिफ्ट होगा S1, क्या देखा था हम लोग, क्या होगा, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1, है ना, क्योंकि 1 क्यों लिखा हम लोगों ने, ये वाला जो मीडियम है वो कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स एयर है, तो एयर है यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। फॉर्मूले में पुट करते हैं T1 की वैल्यू है 15 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट स्लैब कितना, 1.5। सॉल्व करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया पहले का स्टेप। ठीक, अब ये देखिए, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, जब दूसरे स्लैब में एंटर करेगी तो इसका जो शिफ्ट है ना, वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, पहले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या फिर पहले के शिफ्ट पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ध्यान दीजिए फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
दैट मीडियम, है ना, जिसमें, है ना, शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से जिसमें रेज जा रही है, अगर इसमें जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और थिकनेस किसका है, वो भी उसी स्लैब का है। यानी कि फॉर्मूले में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो शिफ्ट होगा किसी भी स्लैब की वजह से वो इंडिपेंडेंट होगा बाकी दूसरे स्लैब्स की वजह से, यानी कि इसका शिफ्ट S2 इंडिपेंडेंट होगा पहले स्लैब के शिफ्ट से और दूसरे स्लैब के शिफ्ट से। तो S2 निकालते हैं, S2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 2। T2 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से S3 भी निकाल देंगे हम लोग, वो क्या हो जाएगा T3 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 1 माइनस 1 बाय, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 अगेन। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो तीनों शिफ्ट हम लोगों ने निकाल दिया। जो नेट शिफ्ट होगा, है ना, यहाँ लिखता हूं मैं, एस नेट जो होगा वो क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब यहाँ पे S1, S2 और S3 साइन के साथ रखे जाएंगे। यहाँ पे देखिए S1, S2, S3 क्या आए हैं, प्लस आए हैं, तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव वे में लिखे जाएंगे, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने निकाल दिया टोटल शिफ्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना, ड्यू टू दिस 3 पैरेलल स्लैब्स, इन तीनों स्लैब्स की वजह से। अब ये 25 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, तो डिपेंडिंग ऑन कि ये पहले स्लैब से कितने डिस्टेंस पे था, ये 25 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेट से कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ओ डैश 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस ऑब्जर्वर को अब ये 25 सेंटीमीटर पास में दिखाई देगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन n ग्लास स्लैब रख दिए जाए तब कैसा होगा, है ना, यानी कि शिफ्ट जो निकलेगा, अभी हम लोग देख रहे हैं 1 या 2 की वजह से, जब n पैरेलल स्लैब्स बिल्कुल पास पास में रख दे तब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे।